रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन सी व्हेन यू फ्री। मैं भूल गया था, एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करना याद कराओ मुझे, ठीक है। ओके, तो समझना। तो हाँ, हाँ, तो ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके बहुत से एडवांटेज है, बट उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है। कौन से डिसएडवांटेज है वो, कौन से डिसएडवांटेज है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, याद करो, है ना। हमको यदि डैम बनाना है तो डैम बनाना कोई मजाक नहीं है। डैम बनाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, कितने ज़्यादा पैसे चाहिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद एक बार डैम बन गया तो क्या होगा, आसपास का जो एरिया है ना उसको खाली करना पड़ेगा हमको, वहाँ के जो लोग हैं उसको वहाँ से हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेज है। ओके, दूसरी चीज़, ये जो डैम हम बना रहे हैं तो मोस्टली ये कहाँ बनना चाहिए, हिली एरिया में बनाना चाहिए। बिकॉज जब हिली एरिया में हम डैम बनाएंगे तो वहाँ पे हाइट पे पानी स्टोर होगा, और फिर वो हाइट वाला पानी जब नीचे गिरेगा तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी तो टरबाइन ज़्यादा स्पीड से अच्छे से घूम पाएगा और हमको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, है ना। दूसरा, जब आप डैम बनाते हो तो डैम के पीछे क्या क्रिएट होता है, रिजर्वर क्रिएट होता है डैम के पीछे, है ना। और यदि डैम के पीछे रिजर्वर क्रिएट हुआ, रिजर्वर जिसको बोलते हैं रिजर्वर, ठीक है, तो वो रिजर्वर क्या करेगा, अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड को भी तबाह कर देगा। अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पानी के अंदर आ जाएगी, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड। ये सरदार सरोवर जो अपना डैम है ना, उसके उसके कारण जो सरोवर क्रिएट, उसके कारण जो रिजर्वर क्रिएट हुआ है वो इतना बड़ा है कि उसके कितना ज़्यादा फार्म उसके अंदर चले गए। दूसरा, यदि फार्म मतलब यदि वो जो क्रॉप वगैरह है फार्म के अंदर उसके ऊपर पानी आ जाएगा तो क्या होगा, वो सारे के सारे क्रॉप सड़ जाएंगे। और यदि वो सड़ गए तो उसमें से एक गैस प्रिपेयर होता है जिसको बोलते हैं मिथेन गैस, और वो मिथेन गैस भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो भी हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। दूसरा, एक बार हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो क्या होगा, डैम का पानी आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, मतलब ये नदी का पानी आगे नहीं जा पाएगा नॉर्मली जो जाता था उस तरह से। तो आगे यहाँ पे जो भी क्रिएचर रहते होंगे उनको सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलेगा नहीं, मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी इकोसिस्टम तो खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है? और हमको हर एक चीज़ के बारे में सोचना है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, हमने इको सिस्टम चैप्टर ऑलरेडी हमने देख लिया है एनवायरमेंट का, है ना। तो बहुत ज़्यादा देखो, इसमें भी एवरी कॉइन इधर टू साइड, तो इसके भी थोड़े बहुत डिसएडवांटेज तो है जो कि यहाँ पे ये पैराग्राफ में लिखे, ठीक है। उसमें मैंने लास्ट टाइम बात की थी वो फना मूवी आमिर खान का, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था, ठीक है, उसका, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, अपोज किया था सरदार सरोवर डैम का आमिर खान ने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज एक बार डैम क्रिएट हुआ तो वहाँ पे आपके पीछे मतलब डैम के आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको हमको रिहेबिलिएट करना पड़ेगा, रिहेबिलिएशन, ठीक है। और आपको मालूम है हमारी गवर्नमेंट के पास वैसे ही पैसे हैं नहीं, ठीक है। अभी इतने ज़्यादा लोगों को उनकी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, उनको वहाँ पे मकान देना, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना, हमको मालूम ही कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक की बात है, देखो आप, है कि नहीं, है ना। तो फिर क्या करते, गवर्नमेंट क्या करते मालूम है, बोलती तो है कि हम आपको देंगे, दूसरी जगह पे घर देंगे, दूसरी जगह पे जॉब देंगे, बट देते नहीं है ना। तो वो लोग क्या हुआ, बेचारे पूरी जिंदगी वहाँ पे जी रहे थे, उनका फार्म वहाँ पे था, उनकी एग्रीकल्चर वहाँ पे थी, वो सब चली जाएंगी, ठीक है। और दूसरी जगह पे जाएंगे तो उनको वहाँ पे अच्छा घर मिलेगा नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, क्या, सुसाइड, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनको, है ना। गवर्नमेंट बोलने को तो बोलते हैं बट होता नहीं है ना। तो इसीलिए जो बड़े बड़े हीरो वगैरह थे या बड़े बड़े जो मतलब पर्सनालिटी थी उन्होंने अपोज किया था ये डैम का कंस्ट्रक्ट होने का। अपोज इसी सेंस में किया था कि पहले आप मेक श्योर करो कि ये जो लोग हैं उनको अच्छी जगह पे जॉब और अच्छी जगह पे लोकेशन, अच्छा लोकेशन वगैरह रहने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद ही आप डैम बनाओ। बस अपोज वही था, है ना, दोनों जगह पे, गंगा का टिहरी डैम और नर्मदा का सरदार सरोवर डैम। क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ओके, अभी देखो नंबर 14.2.4 देखो, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बायोमास तो ऐसा आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक, और देखो ये सीबीएसई को तो ये पूरा चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए भी ये तो जरूरी नहीं है बायोमास में कवर करा वो भी, और गुजरात बोर्ड में से बायोमास निकाल दिया है, आपको मालूम होगा शायद,
एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो कि आपको मालूम है ना बायोमास निकाल दिया है। यस सर। ओके गुड। तो बायोमास आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग भी बचो, एक्स्ट्रा मेहनत से बचो मत करो। उससे बेटर है कि आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही परफेक्टली करो। बायोमास की ये फिगर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, विंड एनर्जी पे आते हैं। विंड एनर्जी आपके सिलेबस में है ना, विंड एनर्जी है सिलेबस में। चलो तो विंड एनर्जी के ऊपर आते हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विंड एनर्जी। देखो यार, विंड एनर्जी भी बहुत सही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा विंड एनर्जी के बारे में पहले थोड़ा समझा देता हूँ, एक ही सेकंड, समझना। एक सेकंड, लेट इट ओपन। ओके, सो लिसन नाउ। देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी एनर्जी के बारे में, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, विंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो समझना। देखो अल्टीमेटली मैंने आपको यही बोला था, करना क्या है, मुझे टरबाइन को रोटेट करवाना है। क्या करवाना है मुझे? टरबाइन को रोटेट करवाना है। यदि मैंने कुछ भी करके टरबाइन को रोटेट करवा दिया ना, टरबाइन को, तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं यही करने वाला हूँ। इसमें हमारे पास होगा क्या एग्जैक्टली, हमारे पास बड़ी बड़ी विंड मिल होती है। क्या होता है? बड़ी बड़ी विंड मिल वी आर हैविंग। ओके, बिग बिग विंड मिल्स आर देयर। एक ही सेकंड। ओके, ऐसे बड़ी बड़ी विंड मिल्स होगी, ठीक है। ऊपर की तरफ ऐसे कुछ होगा पवन। इसके आसपास क्या होगा? यहाँ पे इसके इसके विंग्स हो गए, ठीक है, ऐसे। देर आर द विंग्स ऑफ इट। इसके विंग्स ऐसे हो गए, ठीक है। इट कंटेन्स विंग्स ओवर इट। ओके, और यहाँ से ऐसे करके एक टावर जैसा होगा, ठीक है। ये जो टावर है, इसके ऊपर एकदम बहुत ऊंचाई के ऊपर ये रखा होगा, ठीक है। सब बहुत ऊंचाई के ऊपर ये रखा होता है। विंड मिल बोलते हैं जिसको, विंड मिल, ठीक है। अभी क्या होगा समझना, ये जो विंड मिल होती है, पवन चक्की गुजर में बोलते हैं, उसके ये जो पंख है ना, ये पंख, यहाँ से जब हवा आएगी ऐसे, जब हवा आएगी तो क्या होगा, ये हवा ये पंख से टकराएगी ना, तो क्या होगा, ये पंख ऐसे घूमेंगे, यहाँ से घूमेंगे ऐसे, हाँ कि ना। और जब ये पंख घूमेंगे तो उसके अंदर ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अंदर, उसके अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स जो कि आप समझ रहे हो, टरबाइन होगा, ठीक है। एक्चुअली टरबाइन है ना, ये खुद एक टरबाइन है। देखो बिकॉज इसकी ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड है ना, यही एक टरबाइन है, ठीक है। और ये टरबाइन खुद यहाँ पे, ये पूरा एक शाफ्ट है, ठीक है। ये पूरा भी गोल गोल घूमेगा, और जब ये पूरा गोल गोल घूमेगा तो उसके अंदर हमने क्या रख दिया होगा, हमने अंदर रख दिया होगा जनरेटर, मतलब कि ऑल्टरनेटर, ठीक है। और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बार बार समझाया, क्या होगा अंदर, ऐसा कुछ होगा, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, बीच में हमारी कॉइल होगी ऐसे करके। और मुझे करना क्या है, मुझे ये कॉइल को घुमाना है, मुझे कॉइल को घुमाना है। तो ये साफ्ट जो है ना, ये पवन चक्की, ये विंड मिल का, वो जब घूमेगा तो ये कॉइल भी साथ में घूमेगी। और जब ये कॉइल घूमेगी तो मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से, देखो समझना, ये जो टावर है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हुई ना, वो यहाँ से ऐसे करके नीचे लाऊंगा मैं, यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से लाने के बाद उसके ऊपर मतलब थोड़ा जो भी उसका मतलब वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन वो करके उसको फिर आगे भेजा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब कि हमारे घर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स, विंड मिल। ओके, अभी समझना ध्यान से। देखो इसमें अच्छी बात क्या है, व्हाट इज द गुड थिंग ऑफ इट, व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट विंड एनर्जी, व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट विंड एनर्जी, क्या है अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, देखो तो
तो एक तो यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बिकॉज देखो पवन पवन जो आता है ना, पवन विंड, वो तो ऐसे ही जनरेट होता है ना, नेचुरली जनरेट होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके लिए हमको कोई भी 1 रुपया भी देना पड़ेगा नहीं पवन को लाने के लिए। जैसे ही पवन आएगा अपने आप ये घूमेगा, अपने आप हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री। अगेन जो हाइड्रो पावर प्लांट में था वही है, पॉल्यूशन फ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बट जितनी अच्छी बात है ना, उससे सामने इसकी बुरी बात भी है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज तो है ही, बट साथ में इसके डिसएडवांटेज भी कम नहीं है। इसके डिसएडवांटेज क्या है मालूम है, समझना। देखो हमको मान लो कि एक हालोल हालोल जितना गांव है, मान लो कि हालोल इतना गांव है, समझना ध्यान से, ठीक है, समझना, हालोल इतना गांव है, ठीक है। तो इतने गांव को जो भी पावर का रिक्वायरमेंट है ना, पावर का रिक्वायरमेंट है इतने गांव को, वो पूरा करने के लिए हमको इतने बड़े एरिया में पवन चक्की लगानी पड़ेगी, इतने बड़े एरिया में पवन चक्की लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इतने बहुत ज़्यादा, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, एरिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सोचो आप, बिकॉज ये पवन चक्की है ना, एक एक दो नहीं होती है, ठीक है, बहुत बड़े स्क्वायर मीटर में फैली हुई होती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इवन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई होती है। समझ में आ रहा है, तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एरिया से हमको पावर आउटपुट जो मिलता है ना, एनर्जी मिलती है ना, वो कंपेरेटिवली कम होती है। समझ में आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो पवन है ना, पवन उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड होनी चाहिए। और ये स्पीड कहाँ मिलती है, ओनली एंड ओनली इन द कोस्टल रीजन। ये स्पीड कहाँ मिलती है, कोस्टल रीजन, दरिया किनारे ही मिलती है ये स्पीड, ठीक है। ऐसे हमारे घर पे यहाँ पे हालोल में, हम सेंटर में इतनी स्पीड मिलेगी आपको, अभी नहीं मिलती है ना। कंटिन्यूअसली पूरे साल इतनी स्पीड चाहिए, तब जाके आपका काम होगा, तब जाके आपको जितना चाहिए आपको पावर उतना मिलेगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर क्या होगा। अगेन तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, कैपिटल समझते हो ना, इनिशियल कॉस्ट जो करना है ना आपको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझना, कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको इनिशियली लगाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा ना, देखो आपको कितनी हाइट पे जाना है, देखो, ठीक है, इतनी हाइट पे जाना है आपको, देखो यहाँ पे, फिर ये सब लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ये सब लगाओ, फिर वापस बिजली लाने, और हाइट के ऊपर सब जनरेटर, देखो जनरेटर यहाँ पे हाइट के ऊपर लगाना है आपको। मजाक है क्या, जनरेटर हाइट के ऊपर लगाना, आप इमेजिन करो थोड़ा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे कि नहीं होगा, आप सोचो, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरेटर कहाँ लगाना पड़ता है हमको, हाइट के ऊपर लगाना पड़ता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो इसका रनिंग इन्वेस्टमेंट होता है ना, रनिंग 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 मतलब क्या, समझना, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कार खरीदी मान लो, तो स्टार्टिंग में जब कार खरीदते, तो कार खरीदते समय तो पैसे लगते ही है ज़्यादा, है ना। उसके बाद ये हमको कार चलानी है, चलाने के लिए तो ली ना कार, ऐसे दिखाने के लिए थोड़ी ली, तो चलानी है तो कार का पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, अपने आप तो चलेगी नहीं, पेट्रोल डालो, पेट्रोल का भाव आपको मालूम है कितना बढ़ गया। तो ये सब होता है ना, ये होता है रनिंग कॉस्ट, रनिंग रनिंग कॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कार में कुछ मान लो कि एक हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया और मैकेनिक को दिखाने गया, तो सीधा बोलेंगे भाई 1000 रुपये हो गए आपके, है ना। उसके बाद हर साल में उसका क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है, इंश्योरेंस के 10,000 रुपये इंश्योरेंस के आते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये सब होता है रनिंग कॉस्ट, है ना। मान लो कि यहाँ पे ये जो पवन चक्की है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ बिगड़ गया, यहाँ पे कुछ बिगड़ गया, ठीक है, तो आप किसको बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप किसी आदमी को ही बोलोगे ना, आप किसी आदमी को बोलोगे ना कि भाई यहाँ पे जा, यहाँ पे चढ़, और यहाँ पे चढ़ के ये रिपेयर करके आ। तो बोलेगा भाई ये तो हाइट पे जाना है, हाइट पे जाना है तो मैं तो इतने रुपए लूंगा, एक बार चढ़ने के मैं 2,000 रुपये ले लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मजाक थोड़ी है ये, मतलब रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है ना। अभी चलो उसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा, पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। पवन विंड मिल के डिसएडवांटेज, ठीक है। देखते बुक में क्या लिखा है। ओके,
तो we show in class 9 how unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and the causes wind to blow. ये आपको मालूम होगा कैसे पवन जनरेट होता है, पवन का जनरेशन कैसे होता है मालूम है ना? ओके, एक बार समझ लो ये, बिकॉज हमको उसमें काम आने वाला है। जनरेटर जब हम पढ़ेंगे ना उसमें काम आएगा हमको ये। एक सेकेंड, लेट इट ओपन। ये आपको मालूम होगा कैसे जनरेट होता है यहाँ पे, तो इसको भी एक बार देख लो आप। जैसे कि मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में मान लो कि इस तरफ यहाँ पे सन है, ये सन है मान लो, ठीक है। अभी क्या हुआ समझना, ये सन तो ठीक है, बट हाँ चलो ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये क्लाउड, थोड़े बीच में यहाँ पे क्लाउड आ गए, समझना ये सब क्लाउड आ गए, ठीक है, ये सब क्लाउड। तो देखो सन के रेस मान लो कि ऐसे सन के रे आ रहे थे, यहाँ से सन के रेस आ रहे थे, ठीक है, सन के रेस ऐसे आ रहे थे। अभी देखो इतने सेक्शन में क्या आ गया, क्लाउड आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ ये जो सेक्शन है ना, इतना सेक्शन, यहाँ पे ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इतना सेक्शन, ये सेक्शन पे क्या होगा, सन के रे सीधे आ पाए नहीं, है ना। तो यहाँ की जो एयर है ना वो कैसी होगी, थोड़ी कोल्ड होगी, ठंडी होगी। बट यहाँ पे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे सन के रे अच्छे से आए ना, तो ये जो रीजन है, यहाँ की हवा कैसी हो जाएगी, थोड़ी गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। यहाँ की हवा जो है वो भी कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, है ना। तो हॉट जो हवा है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो आप, यहाँ से भी हवा ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो ठंडी हवा है ना, ये वाली ठंडी हवा, ये ठंडी हवा क्या करेगी, गर्म हवा तो चली गई, यहाँ पे ऊपर चली गई, तो ये ठंडी हवा क्या करेगी, यहाँ से इस तरफ चलने का ट्राई करेगी, यहाँ से ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ जाने का ट्राई करेगी। आई होप समझ में आ रहा है ना। और इससे क्या क्रिएट होता है, विंड क्रिएट होती है, इससे ही विंड क्रिएट होती है। समझ में आ रहा है, मतलब प्रेशर डिफरेंस जो आता है ना, बिकॉज ऑफ द गर्मी हॉट और कोल्ड के कारण जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे देखो यही हुआ ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ की हवा गर्म हो गई, तो गर्म हवा कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है, और बाकी जो ठंडी हवा थी वो वहाँ पे चली गई। तो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ ना हॉट एंड कोल्ड एयर के कारण, उससे ही क्या होता है, विंड जनरेट होती है। रिमेंबर इट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप दिमाग में रखना है इसको। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, समझना। ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू डू वर्क. This energy was harnessed by the windmill in the past to do the mechanical work. For example, in a water lifting pump, the rotary motion of the windmill is utilized to lift the water from the well. ये भी हमने पहले किया है। यदि हमको मान लो कि जमीन के अंदर से, मतलब कुएं में से पानी निकालना है ना, ऐसे मान लो कि हमारा एक कुआं है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि ये कुआं है, ठीक है, उसके अंदर से हमको पानी निकालना है, तो क्या करते हैं, याद करो, यहाँ पे हम ऐसे करके इसको एक यहाँ पे पुली लगा देंगे, हम पुली, ठीक है। फिर ये जो पुली है ना, उसके अंदर से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक रस्सी होगी, रस्सी जो है अंदर जाएगी, यहाँ पे रस्सी, और यहाँ पे ऐसे बकेट होगा, ठीक है, और ये रस्सी जो है उसको हमको बाहर खींचना है। तो ये रस्सी को बाहर खींचने के लिए जो विंड एनर्जी है ना, उसकी मदद से हम इसको बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पे हम बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। This energy was harnessed by the windmill in the past to do the mechanical work. For example, in a water lifting pump, the rotary motion of the windmill is utilized to lift the water from the well. Today, wind energy is also used to generate electricity. A windmill essentially consists of the structure similar to large electric fan that is erected at the some height on a rigid support. ये rigid support है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया rigid support। उसके ऊपर एक तरह का जो फैन होता है ना, लार्ज इलेक्ट्रिक फैन, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। Okay. To generate electricity, the rotary motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. Okay. To generate the electricity, rotary motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. Turbine, ये टर्बाइन ही, ये जो है ना, ये टर्बाइन ही वो घूमेगा। ओके,
The output of the single windmill is quite small and cannot be used for the commercial purpose. Therefore, a number of the windmill are erected over a large area, which is known as wind energy farm. समझना है, wind energy farm. मतलब एक ही होगा ना तो उसको विंड मिल बोलेंगे, ठीक है. एक ही होगी ऐसे ही, एक ही ऐसा अरेंजमेंट होगा तो उसको बोलेंगे विंड मिल. एक ही होगा तो विंड मिल बोलेंगे, ठीक है. बट मान लो कि बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, विंड फार्म. क्या बोलेंगे, विंड फार्म, एक खेतर बन गया. और अकेली विंड मिल जो है ना, एक ही विंड मिल इज नॉट सफिशियंट. उससे एक छोटा सा घर जल पाएगा. मान लो कि आपका फार्म हाउस है तो जल जाएगा, ठीक है, वो है ना, उसकी लाइट जल जाएगी बस. बट हालोल में तो कितने ज़्यादा घर हो गए, तो एक 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 विंड मिल से नहीं चलने वाले. समझ में आ रहा है. जैसे कि हालोल का मान लो कि इतना एरिया है अपना, हालोल में हमको विंड फार्म की मदद से बिजली चाहिए, तो इतना एरिया जो है ना, इतना ज़्यादा एरिया वो तो सिर्फ ये विंड फार्म में ही चला जाएगा. तो इतने एरिया में ही हमको घर लगा के जीना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं आया, है ना. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है. ओके, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटरी. ओके, ये समझ में आ गया. Therefore, a number of windmill are erected over large area, which is known as the wind energy farm. The energy output of each windmill in the farm is coupled together to get the electricity on the commercial scale. मतलब कि हर एक, जैसे कि अलग अलग जो ऐसी होगी ना विंडमिल, उनका जो भी आउटपुट मिलेगा ना हमको, वो सब कपल किया जाएगा एक साथ. मतलब कि ऐसा, इसका मतलब ऐसा है, समझना. आपको पता चल गया होगा, बट ऐसा इसका मीनिंग है, समझना. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक विंड मिल है ऐसी, ठीक है, ये विंड मिल है, ठीक है. यहाँ पे दूसरी विंड मिल है ऐसी, ठीक है. तो इस सबका जो पावर मिलेगा ना, यहाँ से मान लो कि इसका पावर मिला, यहाँ से इसने पावर दिया, यहाँ से इसने पावर दिया, ऐसे मान लो यहाँ से तो कोई और पावर आया, तो ये सबका जो पावर है ना, वो एक इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसको आगे भेजा जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करके जाएगा ये, है ना. सबका यहाँ पे भी एक विंड मिल थी ऐसे, सब विंड मिल का जो पावर पहले असेंबल किया जाएगा और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा जाएगा. ये बोल रहे हैं आप, ठीक है. द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इन द फार्म इज कपल्ड टुगेदर टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑन द कॉमर्शियल स्केल. ओके, फोर्टी 43 मिनट हो गई आज. डिस्कनेक्ट नहीं हुआ आज क्या? इज इट 43 मिनट? आप में कितना दिखा रहा है? और मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे वहम हो रहा है. आई होप मैं सपना नहीं दिख रहा हूँ. सर टाइम नहीं दिखा रहा. चलो सरस. જો તમે લોકો વિડીયો ઓન રાખો ને તો આવું થાય. જો પણ અમુક લોકો વિડીયો ઓફ રાખે, જો વિડીયો તમે લોકો ઓન રાખો ને તો ઝૂમ વાળાને પણ થાય કે ના છોકરાઓ ભણે તો ભણવા દો, વચ્ચે ડિસ્ટર્બ નહીં કરો. તમે લોકો વિડીયો ઓન ના રાખો, બરાબર છે? તો એ લોકો પણ કંટાળે કે આ લોકો તો ભણતા જ નહીં, શું કામ છે, કરો ડિસ્કનેક્ટ. જો અહીં 43 મિનિટ થઈ ગઈ, જો તમે હજુ ડિસ્કનેક્ટ. સર લેપટોપમાં એવું જ હોય, રિકરિંગ મીટિંગ રાખો એટલે તમે 24 કલાક લગીને ચાલે. અલા એ તમારે સ્કૂલમાં પેલું એનું પેલું ટેગ લીધું છે ને એટલા માટે પેલું એને લેવું પડે, એનું સબસ્ક્રાઇબ કરવું પડે અને એના કંઈક મંથલી ટુ આવતું. પ્રીમિયમ મારા ફ્રેન્ડ જો નથી, એ પણ અમે લોકો વાતો કરીએ છીએ દરરોજ, અમે ફ્રેન્ડ. બધા 2 જણ તો ચાલે. તમે કેટલા જણ વાતો કરો છો? 2 નહીં, ઢગલો 7-8 હશે. એ તો કલાક 2 કલાક ચાલે એવું કોઈક વાર. આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ એકદમ છેલ્લે બોલ્યો, કોઈક વાર. કોઈક વાર પહેલે બોલવાનું કે એવું ના બોલે, કોઈક વાર એવું થાય એમ. ઓકે, કંઈ નહીં, ચાલે. તો આજે આપણે આ કોઈક વાર છે તો કન્ટિન્યુ રાખીએ આપણે. કોઈક વાર જ આવો મોકો આવે છે. ઓકે, સો ડેનમાર્ક ઇઝ કોલ્ડ ધ કન્ટ્રી ઓફ ધ વિન્ડ. મોર દેન 25% of the electricity needs are generated through a vast network of the windmill. In terms of total output, Germany is the leader, while India ranked 5th in the harnessing wind energy for the production of the electricity. देखो इंडिया का 5th रैंक है, आपको दिमाग में रखना है. कीप योर वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ नहीं करना है, कीप योर वीडियो ऑन.
वीडियो ऑफ कर दोगे तो बुरा लग जाएगा ये जूम वालों को। डोंट डू इट। ओके, तो it is essential that nearly 45,000 megawatt of electrical power can be generated if India's wind potential is fully exploited। ये समझ में आता है आपको? ये वर्ड समझ में आता है? 45 मेगावाट का मतलब क्या होता है? 45 मेगावाट का मतलब समझ में आता है? 45,000 मेगावाट का मतलब इसका मतलब समझ में आता है? यहाँ पे तो लिखने को तो लिख दिया, बट आपको मतलब समझ में आता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? चलो वो मतलब समझते हैं, समझना। ठीक है, ये सब डेटा तो हम रट्टा मार देते हैं, एग्जाम में पूछ भी होता है, हमको आ भी गया 45,000 मेगावाट, साला पता तो होता नहीं है क्या होता है। ठीक है, आपके घर में जो इक्विपमेंट हो गया ना, चलो उसको गिनो, समझना। देखो पहले तो 45 मेगावाट का मतलब समझाता हूँ। 45,000 मेगा का मतलब क्या होता है मालूम है ना? 10⁶। ये तो मालूम होगा ना यार, एमबी बोलते हो ना आप, इतने एमबी की मूवी है, इतने केवी का पीक है, तो एमबी का मतलब क्या होता है? मेगा। मेघा नहीं है, मेगा, मेगा। ठीक है, नॉट मेघा, मेगा। ओके, समझना है। तो मेगाबाइट तो 10⁶, बराबर, मतलब कि इतना इतना वॉट। मतलब देखो 45000 और पीछे और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, है ना? गिनो तो कितना लिखा है मैंने, गिनो तो। 45 अरब, इट इज 45 अरब वॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी एनर्जी इंडिया जनरेट कर सकता है यदि पूरा पोटेंशियल से कन्वर्ट करें तो अपनी विंड एनर्जी को। मतलब कि देखो कितना गांव, कितने कितने गांव इससे चल जाएंगे, देखो आप, है ना? आपके घर में कितनी बिजली चाहिए मालूम है आपको? आपके घर में, चलो एक नॉर्मल आदमी के घर में होता क्या है? चलो एक एसी होता है मान लो, ठीक है, 4 5, चलो 6 फैन होते हैं, समझना। ठीक है, फिर और क्या होगा समझो ना। मतलब देखो एसी जो है ना वो कितने वाट का होता है? 1000 वाट का होता है। ठीक है, फैन 60 वाट के होते हैं बेचारे, कितने 10 फैन है तो 600 वाट इसके हो गए। तो ऐसे करके यदि आप गिनोगे ना तो एक आदमी के घर में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 वाट आएगा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो देखो कितना डिवाइड करो इसको, 4500, मतलब ये जो लिखा है ना उसको डिवाइड करो, एक आदमी का घर में इतना वाट की चाहिए रिक्वायरमेंट। तो 1 2 3, 1 2 3, कितने घर हो गए? कितने घर हो गए? 4,50,00,000 घर हो गए। देखो यहाँ पे नहीं, हाँ 45 लाख, सॉरी 45 लाख घर हो गए, समझो आप। तो 45 लाख घर मतलब थोड़ी मजाक की बात थोड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन को समझो आप, इसका मतलब क्या होता है समझो। आगे तो लिख दिया बट आपको मतलब समझ में आना चाहिए, है ना? तो इतने घर की बिजली जो है वो हो जाएगी पूरी। इसलिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना लिखा है ना उसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझना है सब। 45,000 मेगावाट का मतलब क्या है ना? फिर आपने तो पढ़ लिया कि इतना मेगावाट, अरे पर क्या यार, मतलब तो मालूम होता नहीं, तो क्या करोगे बताओ? व्रज राघव ऋषि पूर्व, आई डोंट थिंक તમને કોઈ इंटरेस्ट लागे ભણવામાં। Okay. The third largest wind energy farm has been established near the Kanyakumari in Tamil Nadu and generate 380 megawatt of electricity। देखो 380 मेगावाट, ठीक है। कैन यू गेस हालों को कितना मेगावाट चाहिए होता है? हालों को कितना मेगावाट चाहिए मालूम है? सर्च करना नेट के ऊपर, मेरे को बताना फिर, ठीक है। हालों को कितना मेगावाट चाहिए? कैन यू गेस एटलीस्ट? मैंने आपको बोला ना एक घर में मैक्सिमम 3000 से 5000 मेगावाट, सॉरी 3000 से 5000 वाट होगा तो चल जाएगा। आप कैलकुलेट करो कि हालों में कितने घर हो गए आपके हिसाब से, और ऐसा करके कैलकुलेट करो, आपको पता चलेगा। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, थोड़ा जनरल नॉलेज इससे इंप्रूव होगा आपका। ओके, तो देखो, और यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, कन्याकुमारी में तमिलनाडु, तमिलनाडु और कन्याकुमारी ये सब कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन समझते हो आप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पवन बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है ना? और पवन ज़्यादा बहता रहेगा तो हमको, यस ऑफ कोर्स, हमको बिजली मिलती रहेगी अच्छे से, है ना? सर पवन 2 मेगावाट। हाल में 2 मेगावाट नहीं, વધારે છે 2 મેગાવાટ થી વધારે, બરાબર 10 મેગાવાટ જેવું ખરું, ठीक है।
हालों ने रिक्वायरमेंट 10 मेगावाट के लिए खरी। ओके, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो मैंने आपको बोला ही है ना। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एक बार आपने कर दिया ना सेटअप, उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि बार बार करना पड़ता है, नहीं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। बट देर आर मेनी लिमिटेशन ऑल्सो इन हार्नेसिंग द विंड एनर्जी। कौन सी लिमिटेशन है? फर्स्टली, wind energy farms can be established only at those places where the wind blow for greater part of a year। साल में बहुत समय तक विंड फ्लो होनी चाहिए कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पे ही हम इसको कर पाएंगे। एग्री और नॉट? सोचो आप, है ना। और कौन सी कंडीशन है? द विंड स्पीड शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा। आप अपनी एक्टिवा चलाते हो ना, जो एकदम आराम से, एकदम ऐसे देख देख के चलाते हो स्लोली स्लोली, वो कितने की स्पीड होती है? वो होती है अराउंड 30, 35, 40 की स्पीड होती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो कि नई नई आपको आई है तो एकदम ऐसे आराम से चलाओगे आप, एकदम कि आप गिर ना जाओ, है ना। तो वो स्पीड कितनी होती है? 35 की स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप अंदाजा लगाओ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ओके, वो स्पीड होती है 15 किलोमीटर। हाँ, यदि आप बोलोगे कि आप जो भी मतलब एकदम एथलेटिक है आप में से कोई स्टूडेंट, वो यदि आप दौड़ोगे ना तो आप इतनी स्पीड से दौड़ जाओगे, आप 15 किलोमीटर पर की स्पीड से आप दौड़ सकते हो। ठीक है, थोड़े समय के लिए रेस में दौड़ते हो ना आप, ठीक है, तो वो स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर की स्पीड। तो उतनी स्पीड से विंड फ्लो होनी चाहिए, है ना। ओके, आगे देखते हैं। फर्दर मोस्ट देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी लाइक स्टोरेज सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो रह गया, बोलना ही रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेरा बोलना ही रह गया, समझना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, बैकअप फैसिलिटी मतलब क्या, समझना। देखो, सबसे बुरी चीज मालूम है क्या है? देखो, मैंने आपको बोला, अभी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो दो तरह की होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। कौन सी? एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी और दूसरा कौन सा होता है? डीसी। ये डीसी सोर्स वो है ना, वो कौन सा है हमको मालूम है, बैटरी वगैरह है, ये डीसी सोर्स है। ओके, और एसी जो है ना वो क्या होता है? एसी जनरेटर। क्या होता है? एसी जनरेटर। अभी प्रॉब्लम क्या है समझना, एसी जो है ना, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको हम स्टोर कर सकते नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, डीसी कैन बी स्टोर, और डीसी को हम स्टोर कर सकते, इसीलिए तो हमारी मोबाइल में बैटरी चार्ज करने के बाद हम उनको मोबाइल को पूरे दिन यूज कर सकते हैं, है ना, है ना। तो समझना, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। और हमारे घर पे जो भी एसी है, फैन है, ट्यूबलाइट है, वो सब किसके ऊपर चलता है? एसी के ऊपर चलता है, एसी सप्लाई के ऊपर चलता है, एसी सप्लाई के ऊपर चलता है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई ना, मान लो कि यहाँ पे विंड एनर्जी है, ये समझना, ये आपकी विंड मिल है। ठीक है, ये बेचारी घूमी, बहुत पवन आया, घूमी, बहुत पवन आया, एकदम अच्छे से घूमी। ठीक है, यहाँ से हमको पावर मिला भी सही, यहाँ से पावर नीचे आया भी सही, समझना एक सेकंड, यहाँ से पावर नीचे आया भी सही, बराबर। बट सामने घर जो है ना, उसमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। घर के सब लोग बोल रहे इतना अच्छा पवन तो आ रहा है, हम लोग घर का फैन या घर का एसी चालू क्यों करें? समझ में आ रहा है? तो ये बिजली जनरेट हो रही है यहाँ पे, उसको कोई लेने वाला है ही नहीं, ये लोग मना कर रहे हैं। ये लोग घर के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर बैठे कि हाँ इतना अच्छा एटमोसफेयर, इतना अच्छा वातावरण है, ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे बिजली आ ही नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा? ये बिजली को स्टोर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और ये सप्लाई जनरेट हुआ ना यहाँ पे, वो कैसा है? एसी है। कैसा है? एसी। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमको? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो डीसी है ना, वो डीसी किस में स्टोर होता है? बैटरी में स्टोर होता है, बैटरी। तो हमको यहाँ पे बड़ी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बैटरी में वो सप्लाई स्टोर होगा, उसके बाद में जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वही बैटरी से वापस सप्लाई यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बैटरी सस्ती आती है, आपको पता तो है। मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसका एक बार प्राइस पूछने जाना कितना आता है ना। मोबाइल की बैटरी मान लो कि खराब हो गई, उसका प्राइस पूछने जाना कितना आता है। तो ये कोई मोबाइल की बैटरी से छोटी बैटरी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी, पूरे गाँव को चलाना है हमको, है ना। तो पूरे, किसी के घर में है क्या सोलर इन्वर्टर? है किसी के घर में सोलर इन्वर्टर? किसी के घर में है सोलर इन्वर्टर? है क्या किसी के घर में? यदि होगा तो मालूम होगा आपको, सोलर इन्वर्टर होगा तो मालूम होगा आपको कि आपके छत के ऊपर सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया है? बैटरी ने कवर किया है। ऐसे बैटरी होगी, बहुत सारी बैटरी होगी। ठीक है, तो ये बैटरी क्या करती है?
ये बैटरी यही करती है, जब सुबह के समय जब आपका सन है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, ये बैटरी क्या करती है, उसको डीसी के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, डीसी सप्लाई के फॉर्म में उसको स्टोर करती है ना। और जब हमारे घर में रिक्वायरमेंट होती है रात को, तब ये यही बैटरी क्या करती है, हमको वापस एसी सप्लाई में कन्वर्ट करती है डीसी को, और हमारे घर पे आता है। और ये जो डीसी को एसी में और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, है ना, उसमें मालूम होगा लास्ट में आपको बोलते हैं ना, वो कार की बैटरी लेके आओ, है ना, वायरस को बाहर निकालो, ऐसा तो बोलते हैं, आपको मालूम होगा। तो बस वही है ना, तो बैटरी यही काम करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में हो जाता है ना। तो यही सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है इसका। देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो कहाँ गया, बैकअप। बैकअप फैसिलिटी के लिए लार्ज स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। जब विंड नहीं है तब भी वो और जब विंड नहीं होगी तभी तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना बिजली की, तब लोग अंदर जाएंगे, पंखा चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, है ना। ओके। Establishment of wind energy farms require large land area of land. For 1 megawatt generator, the area of 2 hectare of land is required. 2 हेक्टर मतलब किलोमीटर से भी ज़्यादा हुआ, पर किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा एरिया हो गया है। तो इतना ज़्यादा एरिया हमको चाहिए, समझना, ये ध्यान से आपको समझना। सिर्फ 2 मेगावाट के पावर के लिए आपको 1 हेक्टर से भी ज़्यादा एरिया चाहिए, और हेक्टर जो है ना वो किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि 1 किलोमीटर इतना हुआ, 1 किलोमीटर उतना हुआ, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा ना, उससे भी ज़्यादा एरिया होता है ये हेक्टर। तो उतने ज़्यादा एरिया में आपने लगा दी पूरे की पूरी विंड फार्म, तब भी आपको सिर्फ 2 मेगावाट का पावर मिलेगा। और 2 मेगावाट से कितने घर चलेंगे आपको मालूम होगा, मैंने आपको घनत गिनती करवाई, ठीक है। 1000 जितने घर चलेंगे उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, है ना। आप गिनो ना, 2 मेगा मतलब क्या, 10⁻⁶, मतलब पीछे 1 2 3 4 5 6, और एक घर में आप मान लो 5000 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, कितने हो गए, 2000 घर आए। देखो 2, और नीचे ये 5 भी है ना, बस इतने। कौन है बाहर, कोई है, कौन छो, तो उतने ही आएंगे, ज़्यादा आएगा नहीं, उतने ही घर चलेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया उसमें आपने लगा दिया विंड पर, और फिर इतने ही घर चल पाएंगे, 2000 घर चल पाएंगे। 2000 घर तो हमारे एक कंजीर रोड पे हो जाएंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं। आप समझो, प्रैक्टिकली समझो आप, है ना। चलो आगे बढ़े। अभी क्या बात है यार, थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई नहीं हुई है ना, मजा आ गया। और आई होप कि रोज ऐसा हो। तो रोज एक काम करेंगे, अभी मैथ्स है ना, मैथ्स के डाउट सॉल्व करेंगे पहले। मुझे लग रहा है कि मैथ्स के डाउट सॉल्व करते ना तो नहीं होते, तो डाउट है ना मेरे को मैथ्स के। The initial cost of establishment of farm is quite high. Moreover, since tower and the blades are exposed to the vagaries of nature like sun, storm and cyclone, they need high level of maintenance. मैंने आपको बोला ना, वो मेंटेनेंस वाला आदमी को मान लो कि वो जंग आ गया, उसको जंग कोरोजन आ गया वो ब्लेड को, तो आप किसी आदमी को ही बोलोगे ना ऊपर जाओ भाई वो रिपेयर करके आओ, तो आदमी बोलेगा भाई इसमें तो हाइट पे काम करना है, मैं तो हाइट पे यदि चढ़ना है तो मैं तो 2000 रुपये लेता हूँ एक बार चढ़ने का, आपको देना पड़ेगा यदि आपको करवाना है तो, है ना। तो मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, विंड के बारे में, पूरा विंड पावर प्लांट के बारे में, है ना। ये सब प्रैक्टिकलिटी होती है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें ये हम सब, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं आज, ओके। बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। 14.3 कितना बचा अभी, 14.3 14। हाँ एक काम करना, ये तो आपके सिलेबस में है मुझे मालूम है ना, ये सिलेबस में है, यस। ये फिगर आपको ड्रॉ कर देनी है, ये सोलर कुकर वाली फिगर है, आपको ड्रॉ करनी है और मेरे को सेंड करनी है, ठीक है। सोलर कुकर की फिगर आप ड्रॉ करके मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। इतना रखते हैं अभी। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, और किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, आज मेरे को आप पूछ ही लो डाउट। चलो, और भी मेरे को किसने कुछ मैसेज किया, मैं देख लेता हूँ आज, कोई डाउट है तो। और अभी एकदम ऐसे डाउट है कोई मैथ्स का तो मेरे को बता दो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैथ्स के कोई डाउट आया तो, कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और मान लो कोई नहीं आ रहा तो बता दो, मैं अभी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है तो बता ही दो, कर लेते हैं सॉल्व। चलो फटाफट से, मतलब थोड़ा किसी का कोई डाउट मैंने पेंडिंग रखा है तो भी बोल दो, देख लेते हैं अभी। સર પેલું જોયું પછી પેલું ટેસ્લા કોઇલ વાળું, હા
ટેસ્લા કોઇલ વાળું યાર નથી આઈડિયા આવતો, એ તો આપણે મળીને ડિસ્કસ કરવું પડશે. એમ એકલો મને ટાઈમ નથી મળતો યાર, હું મૂડ જ નથી આવતું જોવાનું. હું એકલો હોઉં છું તો મૂવી જોયા કરું છું. મને મૂવીનો જોવાનું મન થઈ ગયું છે આજકાલ, બધા મૂવી જોવાનું મન થયું. બોલો શું કર, જોઈશ ગમે ત્યારે આપણે મળીશું, તાર કઈ તો મળીશું ને તારે જોઈશું, બરાબર કે નહીં? હા, બીજો કોઈ ડાઉટ પૂછી લો. એના સિવાય બીજો કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ મેથ્સનો કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. કોઈ એવો ડાઉટ કરે તો બાકી હોય, બાકી બસ આટલું રાખીએ અત્યારે. આઈ હોપ કે આ રોજ આવું ચાલુ રાખે ના કોઈ દિવસ મજા આવી જાય. Okay, but that's all. You can disconnect yourself. अरे यार આ કેમ હેંગ થાય છે આ? હા તો ડિસ્કનેક્ટ નથી થવા, બોલા આવતું તો ઓકે થયું હતું. અદરવાઇઝ આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ ડિસ્કનેક્ટેડ એન્ડ ધીસ ઇઝ 9 કે 9 ડિસ્કનેક્ટ થવું જ નથી.